हेलो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी टारगेट को एक्सप्लेन करूंगी। इसे डायरेक्ट किया है पार्क ही गॉन ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देख पाते हैं कि हर कोई कितने आसानी से ऑनलाइन सेकेंड हैंड सामान कम से कम दाम में खरीद और बेच रहा है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने iMac को बेचने के लिए ऑनलाइन एड पोस्ट करता है और सर्च करता है कि कोई लड़की उसके iMac को खरीदने के लिए रेडी हो जाए। वो चाहता था कि वो अपने कंप्यूटर को बेचने के बदले उस लड़की से फ्रेंडशिप कर सके। खैर, उसे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है और वो उसे अपने फ्लैट में आके कंप्यूटर को ले जाने को कहता है, क्योंकि वो लड़की कंप्यूटर खरीदने से पहले प्रोडक्ट को चेक करना चाहती थी। इसके बाद हम सोयुन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजर का है। वो अपने लेबर्स को डांटती है क्योंकि उन लोगों ने फ्लोर के प्लान के हिसाब से काम नहीं किया था, पर सोयुन दिल की अच्छी थी, इसीलिए वो लेबर्स की गलती को अपने ऊपर ले लेती है और अपने बॉस को किए गए गलती के लिए खुद के सैलरी से पैसे काटने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बॉस उसे लाइक करता था, पर उसे ये बात ना कह पाने की वजह से वो उस पे हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। हम आगे जान पाते हैं कि सोयुन ने रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया था और वो अपने वॉशिंग मशीन से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसकी मशीन खराब हो गई थी और उसे अपने बिजी शेड्यूल में अपने कपड़े साफ करने में दिक्कत आ रही थी। वो नए मशीन के बारे में भी नहीं सोच पा रही थी क्योंकि रिसेंटली उसने सारे लेबर्स के मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी और उसे उस अमाउंट को भी पे करना था। उसकी दोस्त दलजा उसे बताती है कि उसे सेकेंड हैंड मशीन खरीद लेना चाहिए जो उसे आसानी से ऑनलाइन सस्ते में मिल जाएगा। हम आगे उसी लड़के को देखते हैं जिसने iMac का एड पोस्ट किया था। वो बायर लड़की का इंतजार कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उस बायर लड़की का उसे मैसेज आता है जो उसे बताती है कि उसके जगह उसका भाई आएगा कंप्यूटर लेने के लिए। तभी उस लड़की का भाई उसके यहाँ आता है जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। वो कंप्यूटर को चेक करने के बाद उसे पैसे देता है और इससे पहले वो और कुछ कह पाता वो उसे चाकू से स्टैब करके मार देता है। एक्चुअली ये आदमी एक सीरियल किलर था जो ऑनलाइन सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को खरीदने या बेचने के जरिए अपने टारगेट्स को चुनता था। हम आगे देखते हैं वो सीरियल किलर अब उस लड़के के घर के सामान के पिक्स क्लिक करके ऑनलाइन साइट में पोस्ट कर देता है। ये सीरियल किलर अपने विक्टिम को मारने के बाद उसके घर के सामान को उसी के ID से बेच के सारे पैसे लेके निकल जाता था। उसी रात हम सोयुन को देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने बॉस के कहने पे टाइल्स निकाल रही थी। तभी उसके बॉस वहाँ उसके लिए खाना लेके आता है। वो सोयुन से कहता है कि वो उसके वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकता है क्योंकि वो एक इंजीनियर है, पर हम यहाँ साफ देख पाते हैं कि वो काइंड ऑफ उस पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था और उसके घर में घुसने का रास्ता बना रहा था। पर तभी उसकी फ्रेंड दलजा भी वहाँ उसके लिए खाना लेके आ जाती है। डिनर के बाद वो तीनों सोयुन के घर जाते हैं जहाँ उसका बॉस मशीन को चेक करने के बाद कहता है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसका मोटर पूरी तरह से जल चुका है। सोयुन के ये कहने पे कि वो तो इंजीनियर है, वो कहता है कि वो सिविल इंजीनियर है, वो इसे ठीक नहीं कर सकता। हम यहाँ साफ समझ पाते हैं कि मशीन ठीक करना तो सिर्फ एक बहाना था। वो सोयुन के घर अकेले आना चाहता था ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, पर दलजा के साथ आने के वजह से वो सोयुन को कुछ नहीं कह पाता। वहाँ से निकलने के बाद वो सोयुन के घर को ऐसे देखता है जैसे कि वो उस पे कई दिनों से नजर रख रहा है। हम आगे देखते हैं कि उस सीरियल किलर ने जो सारे पोस्ट किए थे उस पे कई लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स को खरीद लिया था। सोयुन को भी उसी साइट में एक वॉशिंग मशीन पसंद आ जाती है जो कि काफी सस्ती थी। वो उसे तुरंत ऑर्डर कर देती है, पर उस मशीन के इंस्टॉलेशन के टाइम उसे पता चलता है कि वो मशीन भी खराब है। सोयुन अब ऑनलाइन उस यूजर को ढूंढने की कोशिश करती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसे उस नाम से कोई भी
आईडी नहीं मिलती। नेक्स्ट डे वो साइबर सेल पहुंचती है और अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाती है। उसे वहां पर डिटेक्टिव ना और डिटेक्टिव जो मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसके केस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सोयुन अब एक नया वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेती है, पर उसकी डिलीवरी में भी टाइम लगने वाला था, तो वो अपने कपड़े एक लॉन्ड्री में जाके धुलती है। अब वो ये सब फेस करके फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, इसीलिए ऑनलाइन वो उस यूजर को ढूंढने का सोच लेती है। वो उस साइट पे सारे आईडी के प्रोडक्ट्स को चेक करती है। उसे एक वैसी ही सेम आईडी मिलती है जिसके डिस्क्रिप्शन में सेम वही डिटेल्स लिखा था जैसा कि उसके खरीदे हुए मशीन पे था। उसने उस डीलर को ढूंढ निकाला था और वो उस प्रोडक्ट के नीचे जाके सारे बायर्स को इन्फॉर्म कर देती है कि ये पर्सन फ्रॉड है, इसे पैसे ट्रांसफर ना करे। पर सोयुन इस बात से अनजान थी कि वो आदमी एक सीरियल किलर है। हम आगे देखते हैं कि उस किलर ने बड़े आसानी से सोयुन को पहचान लिया था और उसका नंबर भी निकाल लिया था। वो उसे मैसेज करता है कि वो जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है, वो ये करना बंद नहीं करेगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सोयुन का गुस्सा उस किलर पे निकलता है। वो उसे काफी खरी खोटी सुनाती है और उसे ये भी बताती है उसने उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करवाया है और वो बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर के कन्वर्सेशन के बाद किलर उसे मैसेज करना बंद कर देता है और सोयुन सोचती है कि वो डर गया है, पर दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो किलर अब सोयुन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने में लग गया था। दूसरे दिन जब सोयुन ऑफिस लेट से पहुंचती है तो उसका बॉस उसे काफी सुनाता है। उसका बॉस भी वही सेम लाइन यूज कर रहा था जैसा कि उस स्कैमर ने सोयुन को धमकाने के लिए किया था। उसे अपने बॉस पे डाउट होता है क्योंकि उसके बॉस को भी पता था कि सोयुन का मशीन खराब था। उसे लगता है कि उसका बॉस इस स्कैम के पीछे हो सकता है। कुछ देर बाद सोयुन को कई सारे फोन कॉल्स आने लगते हैं। वो लोग उसे किसी फ्री गिफ्ट के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली में उस स्कैमर ने सोयुन की आईडी को हैक करके उससे ये पोस्ट कर दिया था कि वो अपना न्यू वॉशिंग मशीन फ्री में दे रही है। जब सोयुन को ये पता चलता है तो वो ऑनलाइन उस गिव अवे को ओवर कर देती है। जब ये सब कुछ डील करके सोयुन घर पहुंचती है तो कई सारे फूड डिलीवरी बॉय उसके घर के बाहर फूड डिलीवर करने के लिए खड़े थे। सोयुन को समझने में देर नहीं लगती कि ये सब उस स्कैमर का किया धरा है। नेक्स्ट डे सोयुन अपने फ्लैट के बाहर एक नोट चिपका देती है कि किसी भी डिलीवरी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो भी ये कर रहा है वो प्रैंक कॉल कर रहा है जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके बाद सोयुन फिर से साइबर सेल जाती है जहां डिटेक्टिव जो उसे उसका फोन नंबर चेंज करने को कहते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव जो उसी लड़के के घर पूछताछ करने जाते हैं जिसे किलर ने मार दिया था और उसकी आईडी से वो ये सब कर रहा था, पर उसकी लैंडलॉर्ड डिटेक्टिव को बाद में आने को कहती है क्योंकि वो लड़का घर पे नहीं था। इसके बाद डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव ना को उस लड़के के फोन नंबर से कॉल हिस्ट्री निकालने को कहते हैं। उसी रात जब सोयुन अपने घर पहुंचती है तो उसे वो नोट अपने घर के दरवाजे के बाहर नहीं लगा मिलता। इसके बाद वो और डिटेक्टिव जो उस बिल्डिंग के सीसीटीवी को चेक करते हैं पर उन्हें उससे कुछ नहीं मिलता। हम आगे देखते हैं सोयुन ने अब अपना फोन नंबर चेंज कर दिया था। नेक्स्ट डे जब वो अपने फ्लैट से निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्लैट के बाहर एक कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है क्योंकि उस बिल्डिंग में ज्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे। उसे लगता है कि डिटेक्टिव के कहने पे सोसाइटी ने ये कैमरा यहाँ इंस्टॉल करवाया है। इसके बाद सोयुन अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ उसे उसके मॉम का मैसेज आता है कि वो एक नया एसी खरीद रही है, पर पेमेंट करते टाइम उनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। उसकी माँ उसे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहती है। सोयुन पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी कि उसे थोड़ा डाउट होता है। वो पहले तो उस नंबर पे कॉल करती है पर उसके मॉम का नंबर बिजी आ रहा था, इसीलिए वो मैसेज में पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं, जिस पे दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि वो काम पे गए हैं। सोयुन समझ जाती है कि ये उस स्कैमर का काम है क्योंकि उसकी डैड की डेथ काफी टाइम पहले
पहले ही हो चुकी थी। स्कैमर उसे कहता है उसने इतने दूर चेक नहीं किया, वो उसके मॉम से बात करने में ज्यादा बिजी हो गया था। उस रात जब सोयुन अपने फ्लैट पे सो रही थी तो अचानक से कोई बाहर से उसके फ्लैट के डोर को खोलने लगता है। वो काफी डर चुकी थी। उसके डोर के बाहर एक लड़का था जो उससे कहता है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है उसे वन नाइट स्टैंड सर्विस देने के लिए। सोयुन डर चुकी थी। वो उसी के सामने पुलिस को फोन कर देती है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, पर तभी उसे स्कैमर का मैसेज आता है कि अगर उसने 5 मिनट के अंदर उसे $5000 सेंड नहीं किया तो ये जो भी उसके साथ हो रहा है वो चलता ही रहेगा। सोयुन इतना डर चुकी थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। 5 मिनट गुजरते ही एक और लड़का उसके डोर को ओपन करके बाहर खड़ा था, जो पहले वाले लड़के की तरह उसे वन नाइट स्टैंड सर्विस प्रोवाइड करने आया था। पर तभी डिटेक्टिव जो वहां आ जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं, पर उस लड़के से पूछताछ करने पर भी कुछ खास पता नहीं चल पाता। मीनवाइल सोयुन को उस स्कैमर का फिर से मैसेज आता है जो उसे धमकी दे रहा था। नेक्स्ट डे सोयुन डिटेक्टिव जो से मिलती है और उन्हें कहती है उन्हें उस घर को सर्च करना चाहिए जहां से सामान डिस्पैच हुआ था। पर डिटेक्टिव जो वहां पहले ही जा चुके थे वो उसे कहते हैं कि वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। सोयुन उन्हें फिर से वहां सर्च करने के लिए कहती है और डिटेक्टिव जो उसे डरा हुआ देखकर उसे अपने साथ उस सेलर के घर पे ले जाते हैं, जहां उन्हें पूरा फ्लैट खाली मिलता है। उस फ्लैट में एक फ्रिज ही रखा था और जब वो उसे खोलते हैं तो उन्हें उसी लड़के की लाश वहां मिलती है जिसे उस किलर ने मूवी के स्टार्टिंग में मारा था। जी हाँ, ये वही लड़का था जिसे उस किलर ने मारने के बाद उसके घर के सारे आइटम्स को एक एक करके बेचा और उसके बॉडी को उसी के घर पे छोड़ के वहाँ से 9-2-11 हो गया। सोयुन अब ये सब देखकर बहुत डर गई थी, क्योंकि जिसे वो एक स्कैमर सोच रही थी वो एक सीरियल किलर था। डिटेक्टिव जो सोयुन के सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस वालों को उसके घर के बाहर नजर रखने को कहता है। आगे डिटेक्टिव जो और डिटेक्टिव ना को एक और लड़की के बारे में पता चलता है जिसका केस बिल्कुल सोयुन जैसा था और बाद में उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसके पीछे उसके घर पे आता था। और एक दिन जब उस किलर ने उसके घर पे हमला कर दिया तो वो वहाँ से बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग निकली। हम आगे देखते हैं जब सोयुन थक कर अपने घर पहुँचती है तो उसके पीछे उसका बॉस भी वहाँ आ जाता है और उसके घर में जोर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। सोयुन पहले से ही डरी हुई थी और उसे तो पहले से ही अपने बॉस पे शक था। वो उसे बड़े मुश्किल से वहाँ से भगाती है, पर जब वो अपने घर की हालत देखती है तो और डर जाती है, क्योंकि कोई उसके पीछे उसके घर में आ रहा था। उसके घर का सामान बिखरा हुआ था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस को उसके फ्लैट के बाहर वाले सीसीटीवी से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि किलर ने एसडी कार्ड निकाल लिया था। इसके बाद हम सोयुन को अपने फ्लैट में अकेला देखते हैं, जो अपने बेड पे सो रही थी और अचानक उसकी आंख खुलती है। वो अपने बेड के नीचे देखती है, कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी उसकी आंख सच में खुलती है और वो रियलाइज करती है कि वो सपना देख रही थी और उस समय वो पुलिस स्टेशन में थी। वो डरी हुई थी इसलिए बेहोश हो जाती है और डिटेक्टिव जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। नेक्स्ट डे जब सोयुन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर के तरफ जा रही थी तब किलर का उसे फोन आता है कि अगर उसे उससे पीछा छुड़ाना है तो उसे $10,000 देना होगा और वो उसे अपने फ्लैट पे जाने को बोलता है और साथ में ही उसे फोन स्विच ऑफ कर देने को कहता है। दूसरी तरफ दोनों डिटेक्टिव्स उस केस को सॉल्व करने के पीछे लगे हुए थे। उन्हें पता चलता है पास्ट में भी ऐसे ही 6 केसेस रजिस्टर हुए थे। डिटेक्टिव जो सोयुन को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर सोयुन ने तो अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ था। डिटेक्टिव जो सोयुन के फ्लैट के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, तभी वो किलर उन पे हमला कर देता है। वो उन्हें मारने ही वाला था, पर आसपास लोगों को देख के वो रुक जाता है। मीनवाइल डिटेक्टिव ना को उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी और वो डिटेक्टिव जो को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, पर रिस्पॉन्स ना मिलने पे वो सोयुन के फ्लैट
फ्लैट के तरफ खुद ही निकल पड़ते हैं। सोयुन के फ्लैट पे जब वो किलर पहुंचता है तो वहाँ सोयुन का बॉस उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से सोयुन उसे किलर समझ रही है। पर उन दोनों की हाथापाई में सोयुन के बॉस की डेथ हो जाती है। जब सोयुन घर पहुंचती है तो वो रियलाइज करती है कि उसके पूरे घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। कैमरास ढूंढते हुए वो अपने बॉस के लाश को देखती है और उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर किलर उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो वही आदमी है जिसने उसके घर के बाहर सीसीटीवी इंस्टॉल किया था। वो किलर उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है। मीनवाइल वहाँ डिटेक्टिव ना आ चुके थे। वो डिटेक्टिव जो को होश में लाते हैं और उस किलर का पीछा करते हैं। डिटेक्टिव जो को भी होश आ गया था। वो भी अब उस किलर का पीछा कर रहे थे पर इतनी भागा दौड़ी में डिटेक्टिव ना और उस किलर के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डिटेक्टिव ना बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वो किलर वहाँ से बच के निकल जाता है। डिटेक्टिव जो सोयुन और डिटेक्टिव ना को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे डिटेक्टिव ना की हालत बहुत खराब थी। कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। सोयुन के ठीक होने के बाद डिटेक्टिव जो और सोयुन एक प्लान बनाते हैं ताकि वो उस किलर को ढूंढ निकाल सके। सोयुन अपने फ्रेंड दलजा के नाम से अकाउंट बनाती है और क्योंकि उस किलर को सिर्फ सोयुन ने ही देखा था इसीलिए वो दलजा बन के लोगों से सामान खरीदने और बेचने लगती है। और जब वो सामान का लेन देन करने जाती तब डिटेक्टिव जो हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। काफी टाइम बाद जब वो एक लड़की से डायसन खरीदने का डील करती है तब वो किलर उसके सामने खड़ा था। वो उसे देख के डर जाती है। सोयुन को डरा हुआ देखकर वो किलर भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सोयुन उसे कहती है क्या वो उस डायसन को खरीदने से पहले चेक कर सकती है। किलर उसे कहता है वो उसके घर के नीचे खड़ा रहेगा। वो चेक करने के बाद उसे पैसे दे सकती है। इसके बाद सोयुन घर पे जाके डिटेक्टिव जो का वेट करने लगती है पर किलर अंदर आके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद किलर रियलाइज करता है कि वो फ्लैट सोयुन का है ही नहीं। एक्चुअली ये एक ट्रैप था किलर को पकड़ने का। जब किलर सोयुन के पास बढ़ता है तो देखता है वो कहीं छुप गई है, मतलब कि वो बेहोश हुई ही नहीं थी। पर किलर उसे ढूंढ निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि सिर्फ उसी ने उसका चेहरा देखा है और अब उसे मरना होगा। पर सोयुन उसे बताती है अब उसका चेहरा पीछे लगे सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका है और अगर वो उसे मार भी देता है तब भी वो पकड़ा जाएगा। तभी डिटेक्टिव जो वहाँ आ जाते हैं। दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है पर वो किलर डिटेक्टिव पर भारी पड़ रहा था। तभी सोयुन नेल गन से उसे शूट करती है। किलर सोयुन की तरफ बढ़ रहा था तभी डिटेक्टिव उस किलर को लेके बिल्डिंग से कूद जाते हैं और एक कार के ऊपर जा गिरते हैं। वो किलर डिटेक्टिव को चाकू से स्टैब करने ही वाला था तभी सोयुन आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और डिटेक्टिव उसका गला दबा के उसे मार देते हैं। इस केस के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सोयुन अब फिर से अपने पुराने लाइफ में वापस जा चुकी है। उसने अपना जॉब फिर से ज्वाइन कर लिया था और वो बहुत खुश थी। तभी हमें न्यूज में बताया जाता है कि कैसे उस किलर ने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के साइट का यूज करके लोगों को फंसाया और बाद में विक्टिम के सामान को बेच के मुनाफा कमाया। उस किलर के वजह से एक ऑफिसर की जान भी चली गई थी। इतना सब होने के बाद भी हमें दिखाया जाता है कि लोग बड़े ही आराम से किसी पर भी भरोसा करके सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को खरीद और बेच रहे हैं बिना किसी डर के और बिना किसी वेरिफिकेशन के। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।